हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हियर वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। These are five functions of management. So our first function is planning. What is a planning? Planning क्या होता है? चलिए तो जानते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। देखिए, बताया गया है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट फोकस ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, a primary managerial activity that specifies the objectives to be achieved in future and selects the alternative course of action to reach defined objectives. It involves defining the organization goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, developing plans for organizational work activities. नाउ लिसन केयरफुली। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लानिंग का मतलब है कि थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, विथ अ पर्पस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो बेसिकली प्लानिंग का एम होता है कि जहां हम आज हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है वो फुलफिल किया जा सके। ठीक है, देखिए, प्लानिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom एंड व्हेन, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग का काम है कि जहां पर हम हैं और जहां पर हमें पहुंचना है, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को कौन फुलफिल करता है? प्लानिंग। प्लानिंग ही करता है ना। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली द प्लानिंग इज? व्हाट टू डू, how to do, by whom, and when. It bridges the gap between where we are and where we want to be. Our second function of management is organizing. देखिए, organizing क्या होता है? बताया गया है कि it is the process of bringing together physical, financial, and human resource and developing productive relationship amongst them for achievement of organizational goals. According to Henry Ford, to organize a business is to provide it with everything useful or its functioning, that is raw material, tools, capital, and personals. To organize a business involves determining and providing human and non-human resource to the organizational structure. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी प्लान किया है उसके लिए रिसोर्सेस हमारे पास कहाँ से आएंगे, उन रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करना इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजिंग। ओके, अगर आपने जो भी प्लान किया है, अगर आप उनको उसके लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए उन रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करके उन्हें आप फटाफट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो प्लानिंग का आपका कोई बेनिफिट नहीं है। दे आर लाइक जस्ट गुड इंटेंशंस कि हाँ, आप कुछ बेहतरीन करना चाहते थे बट आपसे अल्टीमेटली हो नहीं पाया। हमने यहाँ देखा कि ऑर्गेनाइजिंग में हम अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो अब ये रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो इसके अंदर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, आर फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। ये देखिए, पहला फिजिकल रिसोर्स, सेकंड फाइनेंशियल रिसोर्स, थर्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स लाइक मशीनरीज का अरेंजमेंट करना, लैंड का अरेंजमेंट करना। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ का अरेंजमेंट करना। लेकिन देखिए, वैसे तो इसके अंदर अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेस है, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेस का अरेंजमेंट आता है। लेकिन आज के टाइम पर ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के अरेंजमेंट्स को हम ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक सेपरेट फंक्शन पढ़ते हैं जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं, क्योंकि नाउ डेज ह्यूमन रिसोर्स एक सेपरेट फंक्शन बन चुका है जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, बताया गया है कि डिवाइडिंग द वर्क, assign the necessary tasks to relevant units or in departments or in sections,
provide coordination for them to work synergistically and all towards the organization goals. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज हमने पेन बनाने का प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट किया. अब पेन बनाने का हमने प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट किया, तो इसके अंदर हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स आएगा, वो बनेगा, उसके बाद पेन की मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, ऑर्डर्स आएंगे, डिलीवरी होगी, पेमेंट्स आएंगे. ठीक है. तो अब मैंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटा सा आइडिया लगाया कि मुझे एक परचेज डिपार्टमेंट चाहिए जो रॉ मटेरियल्स परचेज करे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए जो पेन्स का प्रोडक्शन करे, फिर मुझे एक चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो पेन्स को सेल आउट करे, और एक चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो ये देखे कि सारी चीज़ें रूटीनली या रूटीन मैनर के अंदर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली अरेंज करना और अरेंज करके फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाना. लाइक जैसे अभी मैंने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बनाए? परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और उसके बाद हर डिपार्टमेंट्स का एक हेड अपॉइंट करना जो अपने डिपार्टमेंट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम करके चलेगा. ये पूरा का पूरा आपका कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग. ओके. और कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज आपने परचेज डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट किया और उसको बोल दिया कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लिंक में रहना है. क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है पेन्स का प्रोडक्शन करेगा. प्रोडक्शन करने के लिए उसे रॉ मटेरियल्स चाहिए. अब रॉ मटेरियल्स परचेस करेगा कौन? तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट है. ठीक है. सो परचेज डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए. सो परचेज मैनेजर को मैंने बता दिया कि आपको प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कांटेक्ट में रहना है, और प्रोडक्शन मैनेजर को भी मैंने बता दिया कि आपको जब रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स हों उससे 15 दिन पहले आप परचेज डिपार्टमेंट को बता देंगे. सो क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब्स, किसका क्या वर्किंग एरिया है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, क्या ड्यूटी है, क्या अथॉरिटी है, सब कुछ बता देना. एंड वर्किंग रिलेशनशिप, किसको किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव गोल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा जो थर्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो है स्टाफिंग. अब देखिए, स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि एज वी नो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करना, जिसमें आप अलग अलग रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करते हैं. तो उसमें फिजिकल रिसोर्स की भी बात होती है, फाइनेंशियल रिसोर्स की भी बात होती है, और ह्यूमन रिसोर्स की भी बात होती है. एंड एज वी नो, ह्यूमन रिसोर्स इज रेफर टू ह्यूमन बीइंग. ठीक है. और स्टाफिंग में भी हम ह्यूमन रिसोर्स को कंसिडर करते हैं. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ऑर्गेनाइजिंग में हम अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम अलग से सेपरेटली स्टाफिंग जो फंक्शन, नया जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन आया है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस ही होते थे. ठीक है. जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और जो स्टाफिंग फंक्शन है वो पहले नहीं था, लेकिन बाद में इसको कंसीडर किया गया. स्टाफिंग फंक्शन को सेपरेटली डेवलप करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टाइम के हिसाब से हमने देखा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, इस ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ती चली गई कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का अरेंजमेंट करना ही सफिशिएंट नहीं है. उनका अरेंजमेंट भी करना और एज वेल एज उनको मैनेज भी करना. उनको प्रॉपरली मैनेज करने का मतलब उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उनकी जो विलिंगनेस है, वो टाइम टू टाइम अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके खुद के भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, एज वेल एज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हों. इन सब बातों का आज के टाइम ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो ज़माना गया, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है कि एम्प्लॉयज़ लेबर हैं, सर्वेंट हैं. आज के टाइम, एज वी नो, देयर इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट. तो इतना आपको समझ लेना चाहिए कि
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और लेबर की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम कहते हैं ना कि कंपनीज ने ये स्ट्रैटेजी बनाई, ये किया, वो किया। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब कंसिडर होती हैं, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे के पास जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने डेडिकेटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, वो दैट डिसाइड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप उनके सर के ऊपर खड़े होकर काम नहीं करवा सकते उनसे। आप उनको मोटिवेट करके काम करवा सकते हैं, आप उनको इनिशिएट लेना सिखा सकते हैं, उनके अंदर इनिशिएट वाली फीलिंग्स को डाल सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, इनिशिएट लेते हैं, तो 101% आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगी, ग्रो करेगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और अगर एम्प्लॉयज़ में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है तो 101% ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई आज के टाइम मैनेजमेंट के अंदर इस स्टाफिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए हम मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड जो फंक्शन है वो हमारा स्टाफिंग है, और फोर्थ फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग, एंड आवर फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। सो बेसिकली हम ये जानेंगे यहाँ पे कि स्टाफिंग क्या होता है। आपको मैं अगर स्टाफिंग का मतलब बताऊं सिंपल वर्ड्स में, तो मतलब होता है कि अपॉइंटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कितना स्टाफ चाहिए और हमारे पास कितना स्टाफ है। मतलब देखिए, इसके लिए हम दो चीज चेक करते हैं। पहला होता है हमारा वर्क लोड एनालिसिस और दूसरा होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। अब वर्क लोड एनालिसिस क्या होता है? देखिए, वर्क लोड एनालिसिस के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कितना वर्कलोड है। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्कलोड है उसको करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड analysis helps in determining number of individuals required for performing various jobs in the organizations. Okay, ये सारी बातें आपकी बुक्स में हैं। बिल्कुल अभी आप लिसनिंग पर फोकस करिए। ओके, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क लोड एनालिसिस। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स कितना अवेलेबल है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग वेरियस जॉब्स। मतलब वेरियस जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंडिविजुअल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। तो होपफुली आपको ये दोनों टर्म क्लियर होती है। पहला वर्कलोड एनालिसिस, सेकंड वर्कफोर्स एनालिसिस। ये स्टाफिंग के अंदर ही आता है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, सपोज आपकी कंपनी में वर्कलोड है 10 लोगों का, वर्कफोर्स है 12 लोगों की, तो हम तो ओवर स्टाफ हैं। मतलब चाहिए हमको 10 लोग लेकिन हैं हमारे पास 12 लोग। अगर मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट 10 लोगों की है और आपके पास 10 लोग ही हैं, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। मतलब वहां पे ऑप्टिमली स्टाफ्ड फॉलो किया जा रहा है। मतलब जितने स्टाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उतने स्टाफ आपके पास हैं। एक केस होता है कि जिसमें मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट 10 लोगों की है लेकिन आपके पास सिर्फ 7 लोग ही हैं। तो अब इस कंडीशन में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट 10 लोगों की है और आपके पास 7 लोग ही हैं, मतलब 3 और हायर करनी पड़ेंगे। तो अब सपोज मैनेजर ये टेंशन में आ गया कि भाई अब ये 3 लोग कहाँ से हायर करें। तो इसी टेंशन को हम बोलते हैं क्या? रिक्रूटमेंट। मतलब अब रिक्रूटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने पड़ेंगे कंपनी को। ठीक है। सो बेसिकली स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप जो भी
रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी की जो पोस्ट हैं उसको फिलफिल करते हैं, ठीक है। और क्वालिफाइड पर्सन वो हो, और अ, ऐसा पर्सन हो जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग अ वर्कफोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ फंक्शन, डायरेक्टिंग। सो बेसिकली डायरेक्टिंग होता क्या है, देखिए यहां डेफिनेशन देखते हैं पहले। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग प्रॉपर गाइडेंस टू ऑल पीपल अपॉइंटेड एट वेरियस पोस्ट in the organization so that they can successfully perform their work for which they have been appointed। देखिए, बताया गया है कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि लीडिंग से रिलेटेड है, इन्फ्लुएंसिंग से रिलेटेड है, गाइडिंग से रिलेटेड है, सुपरविजिंग से रिलेटेड है, मोटिवेटिंग पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप प्रॉपर डायरेक्टिंग को फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, आप लोगों को प्रॉपर गाइडिंग दे सके, ठीक है। आप उनको प्रॉपर सुपरवाइज कर सकें, और आपकी कंपनी में जिन लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकें, ओके। और ये सब आप क्यों करेंगे, ताकि आपने जो भी प्लान किए हैं, जो भी टारगेट्स हैं जिनके लिए प्लानिंग की है, उन सब टारगेट्स को, उन सब गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर पाएँ, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्टिंग को एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी बोलते हैं मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि ये जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी पॉलिसीज होती हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। और जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बना रहा है, तो इन सबको इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव्स को करना पड़ता है, जो मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो मैनेजर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, ठीक है, जो अपने आप को अच्छा लीडर मानते हैं, जो अपने आप को जिनमें क्वालिटी है कि वो अच्छा सुपरवाइज कर सकें, मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो है कंट्रोलिंग। अब देखिए, कंट्रोलिंग होता क्या है। देखिए, बताया गया है कि कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्लान्स डिवाइज्ड टू अटेन देम आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। Bureaucratic or formal control, that is use of formal rules, standard, hierarchy, legitimate authority, tasks are certain and workers are independent। मार्केट कंट्रोल के ध्यान में रखते हुए तो यूज ऑफ प्राइस, कंपटीशन, profit center, exchange relationship, tangible outputs can be identified, market can be developed between parties, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए क्या होता है, बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि अपने स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना, जो भी परफॉर्मेंस आ रही है उसको मेजर करना, ठीक है। कंपेयरिंग करना कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो आपने अब अचीव किया है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया तो कितना अच्छा किया, आपने जो टारगेट सेट किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे उसके मुकाबले आपकी परफॉर्मेंस कम आई है, तो कम मेजर करना कि परफॉर्मेंस कितनी कम आई है, ठीक है। और फिर कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फिर हम एक करेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। इफ एनी डेविएशन इज फाउंड, ध्यान रखिए, अगर कोई डेविएशन, कोई अंतर आता है तो, ठीक है। जो टारगेट, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया, अगर वो आपने अचीव कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इन फ्यूचर आप और बड़े टारगेट, बड़े स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड आपने अचीव नहीं किया तो आप यहाँ पे डेविएशन जो आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो डेविएशन कितना है और क्यों आया, ऐसी क्या गलतियां हमने की, ठीक है। और अगर हमने बहुत बेहतर किया, जो हमने टारगेट सेट किया था उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर किया, तो ऐसे क्या रीजंस थे कि हम इतना अच्छा कर पाए। तो दोनों तरफ से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड अ कंट्रोलिंग। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली समझ में आए होंगे।